नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं और चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में संत कबीर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास का नाम संत कबीर के नाम पर होगा और अब मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर कहलाएगा। रोहतक में नई अनाज मंडी में संत कबीरदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम रोहतक पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कई घोषणाएं भी की। कार्यक्रम में सीएम ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास का नाम संत कबीर के नाम पर होगा। सीएम मनोहर लाल ने ये भी ऐलान किया कि प्रदेश की हर धर्मशाला में, हर शिक्षण संस्थान में पुस्तकालय बनाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रोहतक में विकास कार्यों को लेकर भी कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि रोहतक में 5 एकड़ जमीन पर 51 लाख का प्रोजेक्ट बनाकर देंगे। वहीं बेटियों की शादी में दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई गई है। बहरहाल मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लोगों को कई सौगात मिलने की उम्मीद थी और सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं के बाद लोगों में भी खुशी देखने को मिली। दिनेश कौशिक, खबरें अभी तक, रोहतक। तो कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि संत कबीर एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने समाज को जीवन का अर्थ समझाया। रुक करेंगे अब हम अगली खबर का। कश्मीर मुठभेड़ के दौरान मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय थे और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय बताए जाते हैं और लश्कर से जुड़े थे। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय थे। वहीं इनमें से एक आतंकवादी की पहचान जुनैद शेर गोजरी के रूप में हुई है, जो जम्मू कश्मीर के विशेष पुलिस अधिकारी रियाज अहमद ठोकर की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ में मारे गए अन्य 2 आतंकवादियों की पहचान पुलवामा जिले के निवासी फाजिल नजीर भट्ट और इरफान अहा मलिक के तौर पर हुई है। पुलिस ने जानकारी दी कि इनके पास से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्तौल, गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। तो सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है और साथ ही कुछ आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है, वो भी हथियारों के साथ। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया, जिस पर मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम ने यहां पर इसे डिफ्यूज किया। दिखाते 1 मिनट में पूरी खबर। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में शनिवार देर रात हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद एनएसजी की टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने काफी मशक्कत के बाद ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात उन्हें डीएनडी के निकट यमुना खादर में एक हैंड ग्रेनेड मिला था। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात उन्हें डीएनडी के निकट यमुना खादर में एक हैंड ग्रेनेड मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद मौके पर तुरंत मयूर विहार के एसीपी और एसएचओ एसीपी पहुंच गए। दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही एनएसजी की टीम को बुलाया गया, जिसने ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया। वहीं दिल्ली में विस्फोटक मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले 25 अप्रैल को दक्षिण दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने की खबर आई थी। इससे पहले दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक घर में आईईडी मिला था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अक्टूबर 2021 में एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया था। तो मौके पर एनएसजी की टीम यहां पर पहुंची और बम को डिफ्यूज किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। सोमवार को परिवर्तन निदेशालय के सामने राहुल गांधी को पेश होना है और इसे लेकर कल चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस रोष मार्च निकालेगी। साथ ही देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी किया जाएगा। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर।
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी कई बार समन भेज चुकी है। सोमवार को राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे, जिसे लेकर कल चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस रोष मार्च निकालेगी और ये रोष मार्च प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस तक निकाला जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने लेटर जारी कर घेराव का ऐलान किया था। कांग्रेस के सभी नेता और विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सोमवार को कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। ईडी कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। वहीं दिल्ली में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सांसद राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक नया समन जारी कर नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। सोनिया गांधी को पहले 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उन्होंने पेशी के लिए ईडी से नई तारीख मांगी। वहीं राहुल गांधी को भी पहले 2 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा पर होने के चलते नई तारीख मांगी। ईडी ने उन्हें 13 जून को पेश होने के लिए कहा। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार गलत नीयत से ये कार्रवाई करवा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। बहादुरगढ़ में ओपी धनखड़ ने कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के फैसलों ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनावों के चौंकाने वाले नतीजों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फैसले ने कांग्रेस को कमजोर किया। कुलदीप बिश्नोई को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा, कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और बिश्नोई अप्रोच करेंगे तो उनका पार्टी में स्वागत होगा। बहुत सुविचारित मत है, क्योंकि उतने बड़े एक कदावर नेता की कांग्रेस कदर नहीं कर पा रही थी, वो भी इस बात से आहत थे और उनकी अभिव्यक्ति ये समाचार पत्रों में हम सब ने पढ़ी है। तो आपकी पार्टी में स्वागत होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अप्रोच करेंगे तो विचार करेंगे। अभी तो उन्होंने कोई अप्रोच भारतीय जनता पार्टी में नहीं की है। आप निमंत्रण देते हैं? कर्टसी के नाते उनका मिलन जरूर हुआ है मुख्यमंत्री से, आएंगे तब बात करेंगे। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। अब देखना होगा राज्यसभा चुनावों के बाद निकाय चुनाव जीत किसके हाथ लगती है। तो राज्यसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस की ओर से जो तमाम दावे और वादे किए जाते, कहीं ना कहीं कांग्रेस उन पर खरा नहीं उतरती है और अब कांग्रेस तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब गन्ना किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाएगी। दिखाते हैं रिपोर्ट। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अब 8 घंटे बिजली देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में गन्ने की पैदावार होती है वहां अब 8 घंटे बिजली मिलेगी, जिससे गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को 5 घंटे बिजली दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें 3 घंटे बिजली अतिरिक्त दी जाएगी। हमारे पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, शुरू में तो 2 दिन जरूर आई थी। अब हमारे बिल्कुल एकदम चलिए, कहीं कोई कट नहीं। आज से हमने किसानों को बिजली 5-5 घंटे देते थे, क्योंकि अब शुगर बेल्ट में चाहिए गन्ना के लिए, किसानों को भी गन्ने का टाइम आ गया। तो जो गन्ना बेल्ट है उसमें आज से हमने 10-10 घंटे। बिजली मंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर रात को 2 घंटे के कट लगते थे वो कट अब नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है, बिजली के कट भी अब नहीं लग रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली की स्थिति में अब सुधार हो रहा है। तो गन्ना किसानों को अब 8-8 घंटे बिजली मिलेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की तमाम सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाएगा, ख्याल भी रखा जाएगा। रुक करते अगली खबर का। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया और आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार भी किया है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में पूरी खबर। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राज्यसभा चुनावों के चौंकाने वाले नतीजों पर कुलदीप बिश्नोई की सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुलदीप का अपमान किया, जिससे उनके लाखों समर्थक हताश थे। जेपी दलाल ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत होगा। वहीं जेपी दलाल ने आप सांसद सुशील गुप्ता के आरोपों पर कहा कि आप झूठ बोलने और आरोप लगाने और माफी मांगने में एक्सपर्ट है, जो कोर्ट जाते ही माफी मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि आपको कोई गंभीरता से लेता नहीं, आपका हरियाणा में कोई जनाधार नहीं। साथ ही निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया, लेकिन निकाय चुनाव में जीत का ताज किसके सिर पर सजता है ये तो समय ही बताएगा।
पर ये निश्चित है कि भाजपा ने राज्यसभा चुनावों के बाद अब निकाय चुनाव जीतने में पूरी ताकत झोंक दी है। तो कांग्रेस का राज्यसभा में सिर्फ एक वोट से खेल बिगड़ गया और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से अब कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया जाने लगा। रुक करते हैं अगली खबर का। नुपुर शर्मा के बयान की आग अब हरियाणा में भी सुलगने लगी है। जगाधरी में एक युवक की ओर से नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने का स्टेटस डालने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देर रात उस पर हमला कर डाला। देखिए। जगाधरी के गांव डारपुर निवासी युवक ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करते हुए अपने मोबाइल पर स्टेटस लगा दिया, लेकिन उस स्टेटस पर गांव के विशेष समुदाय के लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। विशेष समुदाय के लोगों ने इस स्टेटस को लेकर अपने मोबाइल ग्रुपों में डालकर उससे विरोध जताने की बात कही, जिस पर देर शाम गाँव में सैकड़ों युवकों का जमावड़ा लग गया। कुछ युवकों ने विकास के घर के बाहर पहुंचकर उसे गालियां भी देनी शुरू कर दी और ऐसे में मौके पर डायल 112 पुलिस को बुलाया गया, जबकि दूसरी ओर युवक और उसके परिवार के लोग डर के चलते घर में ही छिपे रहे। लड़का है जी, इसने स्टेटस डाल दी जी, तो ये सभी मुस्लिम यहाँ पे हमला करने के लिए आए थे हमारे पास ऊपर, यानी कि रात को भी आए। बहुत बंदे थे यहाँ, कम से कम 500-600 बंदे के करीब थे यहाँ जी। घर पे हमला करने की बहुत कोशिश की है जी। काफी देर तक गांव में नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। दो गांव में अभी भी तनाव का माहौल है। ऐसे में पुलिस सामने न आकर गांव में शांति की स्थिति बनाने में लगी है। तो नुपुर शर्मा के बयान के बाद हर जगह कहीं ना कहीं बयानों में तल्खी देखने को मिल रही है। चाहे नेताओं की बात करें तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी अपनी अलग अलग राय बनाती नजर आ रही है और इस राय के आधार पर कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। भीषण गर्मी से परेशान उत्तर भारत के राज्यों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में अगले 2 दिन में बारिश की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों कई राज्य भीषण गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी से परेशान राज्यों को अब मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, पूर्व गोवा, कोंकण और कुछ हिस्सों और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। ऐसे में इन राज्यों में अगले 2 दिन बढ़िया बारिश होने की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें और अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में आज हल्के बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 13 जून से 17 जून के बीच मौसम बदल सकता है। 15 जून से दिल्ली में गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 13 और 14 जून को दिल्ली में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास रह सकता है। गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में बारिश के चलते गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं झारखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में प्री मानसून बारिश होगी। अहमदाबाद में भी आज बारिश के आसार हैं। इस दौरान हवाएं करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तो भीषण गर्मी इस समय लोगों के लिए परेशानी बनती नजर आ रही है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जल्द थोड़ी सी बारिश हो जाए और मौसम सुहाना हो जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में एक 11 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिर गया, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में शुक्रवार की दोपहर बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने के लिए 40 घंटे से ज्यादा समय से ऑपरेशन जारी है। चांपा जिले के पेहरीद गांव में 11 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, बच्चे का बोरवेल में गिरना दुखद है, हम सब उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बोरवेल में गिरे राहुल को बचाने के लिए अब तक 40 सिलेंडर ऑक्सीजन लग चुके हैं। 65 फीट गहरे बोरवेल में राहुल गिरे। राहुल तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 45 फीट तक गड्ढा हो चुका है और इस ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और जिला प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज राहुल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बच्चे को फल और जूस पहुंचाया गया है और परिजनों से भी आवाज के माध्यम से बात करवाई जा रही है ताकि उसका मनोबल बना रहे। हम सब उसकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। दरअसल कुछ समय पहले घर के पिछले हिस्से में सब्जी के लिए लगभग 80 फुट गहरे बोरवेल की खुदाई करवाई गई थी। जब बोरवेल में पानी नहीं निकला तो उसे बिना इस्तेमाल किए छोड़ दिया गया। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। जगाधरी नई अनाज मंडी में सीएम फ्लाई ने रेड करते हुए 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए जो गेहूं की चोरी करके वजन बराबर कर रहे थे। देखिए।
पिछले दिनों हरियाणा के कई जिलों में गेहूं के सड़ने की खबरें सामने आई थी और अब उसके पीछे की हकीकत जगाधरी की नई अनाज मंडी में देखने को मिली है, जहां सरकारी अधिकारी ही कर्मचारियों की मदद से खाद्य आपूर्ति विभाग की गेहूं को चोरी कर रहे थे और उसका वजन बराबर करने के लिए उस पर पानी डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ सरकारी गेहूं को कट्टों से निकालकर दूसरे कट्टे भरे जा रहे थे, उनकी बराबर सिलाई भी की जा रही थी। जब सीएम फ्लाइंग ने रेड की तो मौके से 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 इंस्पेक्टर अपनी बाइक को छोड़कर फरार हो गए। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से पानी का टैंकर, एक छोटा जनरेटर और पानी डालने का पंप और पाइप अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल सीएम फ्लाइंग ने गेहूं की चोरी करते हुए मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि इससे अधिकारियों पर कोई असर पड़ेगा, जिससे वो दोबारा गरीबों के हक पर हाथ न मारें। क्या करते क्या था यहाँ पे आप? मजदूरी कर रहे थे। तो ये पानी क्यों डाल रहे थे? हम नहीं डाल रहे थे। कौन डाल रहा था? जॉन डाल रहे थे। हम लोग रात की ड्यूटी है जी, हम तो पता नहीं। अब इस पूरे मामले में जांच जारी है, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई निकल कर सामने आती है। रुक करेंगे अगली खबर का। रूस यूक्रेन की जंग के बीच ब्रिटेन ने बड़ा दावा किया। ब्रिटेन का दावा कि यूक्रेन पर अपनी जीत हासिल करने के लिए रूस के H-22 मिसाइल दाग रहा है। ये मिसाइल एक बेहद खतरनाक और तबाही पैदा करने वाली मिसाइल मानी जाती है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिटेन ने H-22 मिसाइल के इस्तेमाल पर तबाही की आशंका जताई है। इस मिसाइल का निर्माण 1960 के दशक में अमेरिका की परमाणु शक्ति संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए किया गया था। हालांकि ऐसा कोई मौका नहीं आया जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी दुश्मन देश के युद्धपोत के खिलाफ किया गया हो। अब ब्रिटिश सेना की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन में एंटी शिप H-22 मिसाइल का इस्तेमाल जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ कर रहा है। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसके हमले से जमीन पर 14 फीट गहरा गड्ढा बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि परंपरागत आयुध के साथ 5.5 टन के H-22 मिसाइल का इस्तेमाल किसी लिहाज से ठीक नहीं है। इससे भारी नुकसान हो सकता है और बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसके पास आधुनिक मिसाइलें कम होती जा रही हैं। रूसी बल पूर्वी यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र को कब्जाने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये क्षेत्र रूस से सटा है और 2014 से इस पर आंशिक रूप से रूस समर्थक अलगाववादी का कब्जा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध आखिर कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। रुक करते अगली खबर का। करनाल में राकेश टिकैत ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जुबानी वार किया है। इस बीच टिकैत बातों ही बातों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में बात करते हुए नजर आए, देखिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अब तक एमएसपी को लेकर कुछ फैसला नहीं किया है। इसके साथ ही किसान नेता ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच की मांग भी उठाई है। वहीं इस बीच टिकैत आम आदमी पार्टी के समर्थन में बात करते हुए भी नजर आए। SYL के मुद्दे पर टिकैत ने कहा कि हरियाणा पंजाब को तोड़ने का काम बंद करें। टिकैत ने SYL के पानी के अलावा दिल्ली के पानी को लेकर कहा कि दिल्ली को भी उसके हक का पानी मिलना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर सरकारें राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। जनता को ये बात समझनी चाहिए जिससे देश में शांति का माहौल बना रहे। MSP पे अभी भारत सरकार ने किया नहीं कुछ भी। उसमें कमेटी बनाने की बात थी, उसको लागू करने की थी। C2+50 वाला फार्मूला जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पे MSP ये कर दें तो कुछ राहत किसानों को हो जाएगी। तो किसानों की कई मांगे हैं और किसानों का ये आरोप है कि अभी तक सरकार की ओर से जो वादे और दावे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। देखना ये होगा कि कब तक उनकी मांग पूरी हो पाती है। तो अब 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपने जाना तमाम खबरों के बारे में। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।